तो बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज से हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की एकदम नई वीडियोस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियोस बहुत तेजी से आएंगे बेटा, मतलब काफी जल्दी जल्दी मैं बनाने वाला हूँ और काफी जल्दी मैं आपको सारा कोर्स आपके हाथ पे दे दूंगा। बट एक शर्त रहेगी, आप इन वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करोगे, ठीक है। टाइम टू टाइम नोट करोगे, ठीक है। तो मैं फिर वीडियोस लगातार बनाते चले जाऊंगा। अगर आपके कमेंट्स मेरे को नहीं मिलते हैं या फिर आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये सब वहां पे नहीं लिखते हो, तो फिर शायद वीडियोस में थोड़ा सा डिले होता चला जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल नई वीडियोस बन रही है, ठीक है। और जो पुरानी वीडियोस जो ऑलरेडी मैंने 80 वीडियोस बनाई हुई थी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप उन वीडियोस को भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियोस में कंटेंट पूरा है। बस जब नई वीडियोस बनती है तो कुछ चीजें जुड़ती है, गारंटी आपको ये तो पता ही होगा, कुछ चीजें जुड़ती है आज के हिसाब से। और थोड़ा सा क्या है, पहले से थोड़ा हल्का सा हम अलग वे में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। काफी सारा कंटेंट सेम रहेगा और काफी चीजें थोड़ा आपको चेंज भी देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ मतलब चीजें चेंज मिलेगी। क्लियर हो गया? हमारा जो टॉपिक है बेटा, इस बार जो हम देखो, पिछली बार हमने जो वीडियोस बनाई थी तो हमने उसमें पहला और दूसरा चैप्टर हमने एक साथ किया था, अगर आपको याद हो। क्योंकि मैंने आपको कहा था आप व्यष्टि पढ़ते हो चाहे समष्टि पढ़ते हो, वो मैटर नहीं करता आप किस बुक से पढ़ रहे हो। हर बुक का अपना अलग एक इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। कोई पहले दूसरे चैप्टर को एक साथ पढ़ाता है, कोई उसको अलग अलग पढ़ाता है। ऐसे समष्टि में भी कुछ चैप्टर को कोई बुक एक साथ पढ़ाती है, कोई अलग पढ़ाती है। तो मैं आपको भरोसा दे रहा हूं बेटा, और आप भी भरोसा कर रहे हैं कि मैं आपको पूरा कंटेंट देने वाला हूं। तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 मैं रखने वाला हूं। जो जात्रा में बताया था, टीआरजन का मैं जात्रा हेल्प लेने वाला हूं उसमें, और भी बुकों का मैं हेल्प लूंगा इसमें, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। क्लियर हो गया? स्टार्टिंग में कोई भी नई वीडियो बनती है तो बेटा थोड़ी बातें जरूर होती है, प्लीज इन बातों को सुनना, ठीक है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हम जो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल अलग तरीके से, जैसे पहली वीडियोस में क्या था हमने मिक्स करे थे कुछ चैप्टर, ऐसा नहीं करने वाले। हर किसी को हम अलग अलग तरीके से करेंगे। क्लियर है? जो हमारा टॉपिक है, देखो मैंने बताया आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप वीडियोस में मेरी बार बार जो मैं रिपीट करता हूं अगर आप सुनोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? कब तरीका थोड़ा वो रहेगा इस बार की, देखो मैं पहले से कंटेंट आपका मैक्सिमम लिख लूंगा ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि आपको पता, अगर मैं वीडियो चला करके कंटेंट लिखना स्टार्ट करूं तो बन तो वीडियो वैसे भी सकती है, बट उसमें जो है 10 मिनट की जो वीडियोस होगी वो 40-40, 50-50 मिनट खिंच जाएगी, क्योंकि लिखूंगा मैं वीडियो के बीच में, तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए मैं पहले से कुछ कंटेंट लिख के रहूंगा, बाकी एडलेस मैं करता रहूंगा बीच वीडियो के बीच में, उसकी टेंशन नहीं है। तो पहले से कंटेंट लिख करके आपका टाइम बचाऊंगा मैं। क्लियर हो गया? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज का ये वीडियो। देखो पहला जो हमारा है वो है अर्थशास्त्र क्या होता है बेटा। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट करना वो है अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र जो है ना बेटा, वो मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। बेटा किसका है? मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। अब आपको मैं थोड़ा सा ना पीछे लेके चलता हूं। आपने क्लास 9th और क्लास 10th आपने पढ़ी, क्लियर है। और जब आपने वो पढ़ी तो आपने एसएसटी नाम का एक सब्जेक्ट था, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, आपने वो पढ़ा, जिसमें आप पढ़ते थे ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, और एक पॉलिटिकल साइंस भी होती थी जिसको क्या राजनीतिक विज्ञान कहते थे, जो भी होगा वो आपने पढ़ा। एक साथ में एक चौथी बुक हुआ करती थी बेटा, अगर आपको याद हो तो, अर्थशास्त्र होती थी पतली सी, यानी इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। इसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक छोटा सा पार्ट है। किसका पार्ट है? इसी सामाजिक विज्ञान का बेटा। अगर आपसे कोई बोले, ठीक है ना, अर्थशास्त्र किसकी शाखा है, तो अर्थशास्त्र जो है ना बेटा वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। क्लियर है? ये आप चाहो तो लिख भी सकते हो, यहीं पे नीचे लिख दो एक जगह पे, आप इसको उतारने के बाद लिख देना, या इससे पहले लिख लो स्टार्टिंग में कि अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। यहां तक समझ में आता है? क्या बोला मैंने? अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। तो आपने लिख लिया बेटा, सबसे स्टार्टिंग में लिख लीजिए, प्लीज लिखिए, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, सोशल साइंस की एक शाखा है। मैंने दोबारा बोला, आपने क्लास 11, क्लास 12, सॉरी क्लास 9th और क्लास 10th में, 9th 10th में अर्थशास्त्र एसएसटी के अंदर पढ़ा हुआ है। तो उसका मतलब एसएसटी एक बड़ा टर्म है और इकोनॉमिक्स क्या है, एक छोटा टर्म, यानी सोशल साइंस एक बड़ा टर्म, इकोनॉमिक्स एक छोटा टर्म। क्लियर हो गया? चलो, तो अर्थशास्त्र एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर है? जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों, दुर्लभ संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी मांग तो बहुत है मगर पूर्ति क्या है, सप्लाई क्या कम है। तो अर्थशास्त्र एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक उपयोगों में यानी अल्टरनेटिव यूजेस में,
एक चीज के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, तो वही वैकल्पिक उपयोगों में इस प्रकार बंटवारा करना है कि जो उपभोक्ता है वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। बेटा जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी करिए यार, अंडरलाइन थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अंडरलाइन ऐसे करते हैं, हल्का सा पेन मार देंगे, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। आप हाईलाइटर की यूज जरूरत नहीं है, आप हाईलाइटर मत समझना बेटा, हाईलाइटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेन लो और थोड़ा सा ऐसे करना है, ऐसे अंडरलाइन थोड़ा ना गाढ़ा गाढ़ा सा करना है ऐसे करके, ठीक है। इससे ना आंखों में जल्दी चमकती चीजें वो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। हाईलाइटर की जरूरत नहीं है, आप पेन को थोड़ा सा ऐसे ना करके थोड़ा सा ऐसे कर दो बस, क्लियर है। अगर ब्लू पेन से लिखा है तो ब्लैक से कर लो, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा गाढ़ा कर लेना, ऐसे फैला देना, उससे दिख जाता हो, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र क्या है? मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों का, यानी ऐसे संसाधन जिनकी मांग बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, उनका वैकल्पिक उपयोगों में इस प्रकार से बंटवारा करना कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। क्लियर हो गया? ये तीन बातें मैंने लिखी हैं, इसमें मेन तीन बातें आ रही है। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करेगा और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करेगा। क्लियर हो गया? ये जो ग्रीन में डबल स्टार बोल लो या एस्ट्रिक्स बोल लो, ठीक है ना, ये जो अगर आपको मिलेगा तो इसका मतलब समझ में बेटा एक नंबर के क्वेश्चन है, इस टाइप के एक नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपको मैं साथ साथ में देता रहूंगा इस बार। क्लियर है? कोई बोलेगा आपको अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलेगा खाली, तो आप बोलोगे एडम स्मिथ। क्लियर है? इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है मैंने, एडम स्मिथ। क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई बोलता है आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, आधुनिक यानी मॉडर्न, तो फादर ऑफ मॉडर्न समष्टि को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके जनक कौन है? तो हम बोलेंगे जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसको शॉर्टकट में जेएम कीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेएम कीन्स। सूक्ष्म यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है, सूक्ष्म नहीं व्यष्टि, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर कोई बोलता है तो अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। याद रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स एक साथ लिखा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक साथ लिखा जाता है, बट मैं आपके लिए अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में आ जाए। क्लियर है? यहां तक बेटा समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला? सबसे पहली लाइन में मैंने बोला अर्थशास्त्र जो है ना बेटा वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। प्लीज लिखिए इस चीज को, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, यानी अर्थशास्त्र एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव यूजेस में इस प्रकार से बंटवारा करना है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। ये तीन बातें मैंने यहां लिखी है, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आपसे कोई बोलता है तो एडम स्मिथ, आप लिख के आओगे। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपसे कोई बोलता है तो आप बोलोगे जॉन मेनार्ड केन्स यानी जेएम केन्स। सूक्ष्म यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक अगर आपसे कोई पूछता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक आप क्या लिख करके आओगे? यानी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें व्यष्टि में तो अल्फ्रेड मार्शल इसमें आएगा। क्लियर है? मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं ताकि आपको याद हो, बेटा पूरा सुनना वीडियो, ठीक है ना बेटा। आगे अर्थशास्त्र की फिर बेटा दो शाखाएं होती है, इसका मतलब अर्थशास्त्र खुद एक शाखा है सामाजिक विज्ञान की, अर्थशास्त्र जो है खुद एक शाखा है सामाजिक विज्ञान की, और अर्थशास्त्र की भी दो शाखाएं होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि। क्लियर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र की तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है, यानी ये अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसमें हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, व्यक्तिगत आर्थिक चरों का, व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का या व्यक्तिगत आर्थिक समाहारों का, जो मर्जी बोल लो एक ही बात है। तो आप एक चीज लिख के आना ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत मतलब होता है बेटा छोटे लेवल पे यहाँ पे अध्ययन होता है, ठीक है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र ये भी अर्थशास्त्र की क्या है? एक शाखा है जिसमें समस्त, इसमें सारे आ जाएंगे बेटा, समस्त आर्थिक इकाइयों का या फिर समस्याओं का, चरों का, समाहारों का, जो मर्जी बोलो, अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन हो रहा है, इसमें समस्त आर्थिक इकाइयों का अध्ययन हो रहा है। ये इंडिविजुअल लेवल यानी छोटे लेवल पे ये इकोनॉमी एज अ होल, WHOLE होल, ये इकोनॉमी एज अ होल, यहां तक पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है,
क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर पेपर में इसके एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका कई बार और आता भी रहता है कि पहचानो उसमें से माइक्रो का पार्ट है या मैक्रो का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं, ऐसे लिखा रहता है। तो एक उपभोक्ता आएगा तो अब यही डालना बेटा, एक उपभोक्ता छोटे लेवल पे होगा, एक उत्पादक बोलेगा यही आएगा। अब बच्चा बोलता भाई अगर मान लो 10 उत्पादक आ जाए तो बेटा 10 भी यही आएगा ना, 100 भी यही आएगा, तो फिर एक क्यों लिखा? बेटा मैं ये बोलना चाहता हूँ छोटे लेवल पे यहाँ पे आएगा। जब मैं बोलूंगा पूरे इकोनॉमी के उपभोक्ता, पूरे इकोनॉमी के उत्पादक, पूरे पूरे अर्थव्यवस्था को बोलूंगा तब जाके यहाँ आएगा। तो पूरे इकोनॉमी के तो मैं बोल ही नहीं रहा, एक बोलू 10 बोलू 100 बोलू सब यही आएगा। क्लियर हो गया? प्रति व्यक्ति आय, प्रति मतलब एक, औसतन ये प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है ना, पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है, तो प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति की आय या एवरेज में आंसर आ रहा है, इसको भी किसमें डाला गया इन्होंने, ये व्यष्टि में डाला है, प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय ऐसे मान लो, ठीक है ना? तो ये भी कहां आएगा? छोटे लेवल पे ही आएगा। एक उद्योग, एक उद्योग बोलेगा नहीं, एन इंडस्ट्री बोलेगा तो भी यही आएगा। उद्योग होता क्या है बेटा? अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो इधर देखना बेटा, देखो जैसे मान लो सपोज करो एक गोला है, ये आप कॉपी में बना सकते हो, इसके बाद ही बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये गोला है, इसमें छोटे छोटे गोले बना देते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब ये जो बड़ा गोला है ना बेटा, ये मान के चलो उद्योग होता है बेटा, ये उद्योग जो होता है ये आपका उद्योग है, और ये जो छोटी छोटी है ये बेटा, ये फर्में होती है। क्या होती है? फर्में होती है। इसका मतलब बहुत सारी फर्मों को मिला करके एक उद्योग होता है, बहुत सारी फर्में मिलकर के एक उद्योग का निर्माण करती है, समझ में आ गया? एक उद्योग बनाती है मान लो, तो फिर तो उद्योग बड़ा टर्म होना चाहिए बेटा, होता तो उद्योग बड़ा टर्म है, मगर जहां पे लिखा है एक उद्योग, कहां क्या ये रहा एक उद्योग, तो अगर एक की बात करूंगा ना तो फिर वो वेस्टिंग में आएगा। मैं अर्थव्यवस्था में सारे उद्योगों की बात करूंगा तो यहां जाएगा, तो एक बोलूंगा तो व्यष्टि, सारे बोलूंगा तो समष्टि। समझ में आ गया? और उद्योग क्या होता है बेटा, इससे ये जरूर बनाने से आपको समझ में आएगा कि उद्योग बड़ा है और बहुत सारी फर्मों को, छोटी छोटी बहुत सारी फर्मों को मिला करके एक उद्योग बनता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेटा आपने वर्ड सुना होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब होता है कपड़ों की इंडस्ट्री, तो बहुत सारे दुकानें फर्में जो भी है मिल करके बेटा एक इंडस्ट्री बनाती है। सीमेंट इंडस्ट्री बहुत सारी होंगी, वो सब मिला करके एक इंडस्ट्री बनाती है, सीमेंट इंडस्ट्री। क्लियर हो गया? चलो, मांग पूर्ति बेटा, डिमांड और सप्लाई भी यही आता है आपके, आप चाहो तो अपना इंडेक्स देख लो, उस इंडेक्स में मांग पूर्ति नाम का चैप्टर भी मिलेंगे आपको। क्लियर? मिल जाएंगे आपको। इसके क्या है? इसके समग्र मांग समग्र पूर्ति। बेटा समग्र को तो वैसे और भी चीजें बोलते हैं, समस्त बोल लो, कुल बोल लो, तो यहाँ पे सिर्फ मांग पूर्ति था, या कुल मांग कुल पूर्ति है, या समग्र मतलब समस्त सभी। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे सारा आ गया। एग्रीगेट मतलब क्या होता है बेटा? टोटल एग्रीगेट, तो एग्रीगेट बोलेगा तो इसका मतलब ये वाली बात कर रहा है, ये कहाँ आएगा आपका? समष्टि में। क्लियर हो गया? ऐसी घरेलू आय देश की बाउंड्री के अंदर, वैसे मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, पानी वानी वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा अभी, खाली इतना बता रहा हूं, देश की बाउंड्री के अंदर मान लो, तो देश के अंदर की जो आय है तो बेटा वो तो बड़े लेवल पे हो गया ना, तो यही आएगा। फिर आएगा राष्ट्रीय आय, देश के अंदर तो है ही है, देश के बाहर से भी आप कमा रहे हो, बाहर से भी चल रहा है लिंक आपका, तो राष्ट्रीय, तो ये भी बड़ा लेवल है, तो दोनों ही बड़े लेवल है, ये ज्यादा बड़ा लेवल हो गया, ये घर तक का, मतलब घर मतलब देश तक का, तो दोनों ही यही आते हैं बेटा। स्फीतिक अंतराल और अवस्फीतिक अंतराल यानी इन्फ्लेशनरी गैप, क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लेशनरी गैप, और ये होता है बेटा आपका डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, अब देखो एक एग्जांपल देता हूं, क्या न्यूज में कभी आपने ऐसा सुना, सपोज करो आपका नाम कुछ भी रख लेते हैं, आपका नाम मान लो सोनू है, सोनू रख लेते हैं। अब न्यूज में मान लो कोई भी चैनल है, वो वहां पे एक एंकर है, बोल रहा है कि कल ही सरकार ने गैस के जो हैं, जो गैस के मान लो रेट्स बढ़ा दिए। जो सिलेंडर था पहले वो 853 का आता था, यानी 853 रुपए का आता था, मगर जो सोनू है उसके लिए जो गैस हो जाएगी वो अब 1000 रुपए की हो जाएगी, बाकी जो है पूरे इंडिया के लिए वो 853 का ही रहेगा, बस वो सोनू के लिए हम क्या कर रहे हैं 1000 का कर रहे हैं। कभी ऐसा हो सकता है? यानी जो रेट बढ़ा है सिर्फ वो पर्टिकुलर एक बंदे के लिए बढ़ा है पूरे देश में, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? अगर रेट बढ़ेगा तो बेटा लगभग सबके लिए बढ़ेगा ना, कोई वो स्पेशल सोनू से क्या बेटा वो तुम्हारी क्या नाम है दुश्मनी है, बात को समझो। तो इन्फ्लेशनरी यानी स्फीतिक अंतराल मतलब होता है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। इसका मतलब हो गया, आप ये चीजें लिखा करो, ठीक है ना, यानी इसका मतलब हो गया जब वस्तुओं
और सेवाओं की कीमतें क्या होती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है तो वो स्फीति के अंतराल, तो बेटा सबके लिए बढ़ेगी ना, सबके लिए बढ़ेगी तो फिर तो समष्टि में आना चाहिए। ऐसी घट गई और स्फीति को डिफ्लेशनरी गैप आ गया तो सबके लिए होगा, तो ये भी यही आएगा। इसके अलावा रोजगारी और बेरोजगारी, भाई अब रोजगारी बेरोजगारी भी यही आता, दोनों दोनों ही यही आते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं बेरोजगारी यहाँ लिखा है तो रोजगारी वहां पटक देते, क्यों पटक देते भाई, आप कोमा डाल के यहाँ पे प्लीज रोजगार भी लिख लो, तो रोजगार हो चाहे बेरोजगार हो दोनों आपको यही मिलने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सुना है न्यूज में कोई बोल रहा है कि देखो वहां पे इंडिया में एक जगह दिल्ली है, दिल्ली में एक जगह मान लो तुम्हारा भजनपुरा है, भजनपुरा में मान लो गली नंबर 12 है, गली नंबर 12 में मकान नंबर मान लो 9 है, अब मकान नंबर 9 के तीसरी मंजिल पे देखो वो सोनू बैठा हुआ है, वो बीड़ी फूक रहा है वहां पे, या फिर जुए मार रहा है, देखो बेरोजगार बैठा हुआ है। कभी इस तरह से न्यूज आती है कि पर्टिकुलर जगह पे घुस गए और बोले कि देखिए बंदा देखो बेरोजगार बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता बेटा। बेरोजगारी का डेटा ऐसा आता है कि भारत में इतने परसेंट, लगभग इतने परसेंट लोग बेरोजगार है ना, इतने परसेंट लोगों को आज मतलब आजकल नौकरियां मिल रही है, तो मतलब एक औसतन डेटा आता है, बड़े लेवल पे आता है, किसी पर्टिकुलर ये नहीं कि मैं तो भाई क्या नाम है, सपोज करो आपका नाम मतलब सोनू की जगह मोनू है, तो क्या नाम है स्पेशली आ रहा है न्यूज पे, देखो जूम करो, देखो ये देखो दिल्ली में, देखो इस एरिया में देखिए, ये सादतपुर के एरिया में देखो, जूम करो, गली नंबर 15 में निकली है, 15 में देखो, वो देखो मकान नंबर 7 पे आई है, और देखो उसके देखो जीने पे बैठा हुआ देखो बंदा, वो लूडो खेल रहा है, वो बेरोजगार है। अरे यार ऐसा डेटा आएगा ही नहीं, जब डेटा आएगा तो पूरे बड़े लेवल पे आएगा, देखो दिल्ली में इतने लोग औसतन बेरोजगार है, इंडिया में इतने लोग औसतन बेरोजगार है, इतने लोगों को रोजगार प्राप्त हो, तो इसका मतलब ये बड़े लेवल पे डेटा देगा, रोजगार हो चाहे बेरोजगार हो, तो इसका मतलब ये भी आपका समष्टि के अंदर आएगा। क्लियर है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें समस्त आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। क्लियर? इसमें 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 जो मर्जी लेने, उत्पादक सब उपभोक्ता यही आएंगे, जब तक मैं पूरे इकोनॉमी का ना बोल दूं तब तो वहीं रहेंगे। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का ही मान लो, ठीक है ना, औसतन, तो ये भी यही आएगा। एक उद्योग बोलेगा यही आएगा, सारे उद्योग बोलेगा तो यहाँ जाएगा। उद्योग क्या होता है, बहुत सारी फर्मों को मिला करके छोड़ दे एक उद्योग बनता है, तो उद्योग बड़ा बड़ा पॉइंट है, बट इतना बड़ा नहीं है, एक बोला एन इंडस्ट्री बोला है, फिर वहीं चले जाएगा एक के कारण, ठीक है ना। मांग पूर्ति वहीं आता है। क्लियर? यहाँ पे क्या आ रहा है, समग्र मांग समग्र पूर्ति, नहीं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट मतलब टोटल, तो टोटल डिमांड टोटल सप्लाई यहाँ आ गया। घरेलू आय देश की आय, देश के अंदर प्लस देश के बाहर दोनों जगह की आय, तो राष्ट्रीय आय हो गया, थोड़ा बड़ा लेवल हो गया, ठीक है, दोनों ही बड़े लेवल यही आएंगे। स्फीति वस्तु और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना, तो बढ़ रही है तो स्फीति का घट रही है तो यहां डाल देंगे, बट आएगा सबके लिए होगा ये काम, ये नहीं किसी एक के लिए होगा, सबके लिए होगी ना चीजें। अब जीएसटी के जो खेल हुए हैं, जीएसटी के रेट्स में आपको पता है कम कर दिए गए, तो उसका असर सबको पड़ेगा ना, ये थोड़ा किसी की मतलब मेरे लिए ही करे उन्होंने, यस क्या नाम है तुम्हारे लिए किया, सबके लिए किए हैं, तो ये थोड़ा बड़े लेवल के सारे डेटा यही आएंगे। क्लियर? बेरोजगारी रोजगारी भी यही आ रहा है। क्लियर हो गया? नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आगे देखो बेटा, बस अब इस वीडियो को, इस पार्ट को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, पार्ट नंबर 1 को, ये थोड़ा पढ़ा दो बस, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आप आर्ट साइड के बच्चे हो तो आपका कोई दोस्त जो 12वीं क्लास में हो, 12वीं क्लास में हो और उसको ज्योग्राफी के डिफरेंसेस चाहिए हो, तो बेटा हमने डिफरेंसेस, काफी सारे डिफरेंसेस ज्योग्राफी के हिंदी मीडियम वालों के लिए बना रखे हैं, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, वहां से देख लो कि जो डिफरेंस होता है उसे याद करना बेटा काफी आसान होता है। एक बार डिफरेंस समझ में आ जाए तो फिर तो टॉपिक ही समझ में आ जाता है ना। तो मैंने अभी जो अभी मिड टर्म होने वाला उसके लिए मैंने 30 या जो भी 25-30 जो भी है डिफरेंस मैंने बना दिए हैं, तो बच्चा वो देख सकता है। अगर आपको कोई भाई बहन या जो भी आपका दोस्त हो तो आप उससे सजेस्ट कर सकते हो कि आप इन डिफरेंसेस को कर लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 12वीं क्लास की है बेटा वो, और उससे क्या उसके मार्क्स जो है अच्छे आ जाएंगे, काफी हद तक उससे समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है ना। बेटा देखो क्रियाएं क्या होती है, क्रियाएं दो, यानी एक्टिविटीज अगर हम बात करें तो क्रियाएं दो तरह की होती है बेटा। कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं की अगर हम बात करें इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और गैर आर्थिक क्रियाओं को पहले तो अनार्थिक क्रियाएं भी बोल सकते हो, और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। यानी क्रियाएं दो तरह की होती है, आर्थिक और गैर आर्थिक, जिसको हम अनार्थिक भी कहते हैं। क्लियर हो गया? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने, ठीक है ना, धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है।
ठीक है। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, अर्थात जिनका संबंध धन कमाने या आय प्राप्त करने से होता है। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन से संबंधित होती है। बेटा क्या होती है? जो धन से संबंधित होती है। तो इसका मतलब आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से कर रहे हो आप, या ये बोल सकते हो जिनका संबंध धन कमाने या आय प्राप्त करने, इनकम प्राप्त करने से होता है। जबकि जो अनार्थिक क्रियाएं होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं होती है, ये वे क्रियाएं होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। समझ में आ गया? अर्थात जिनका संबंध धन कमाने या आय प्राप्त करने से नहीं होता। ये ठीक इसको उल्टा है। तो ये धन से संबंधित एक तरीके से, ये धन से संबंधित नहीं है, धन कमाने से संबंधित है, धन कमाने से संबंधित नहीं है। क्लियर हो गया? इसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, वितरण, ये सब चीजें बेटा इसके अंदर आती है। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कि आप पैसा कमा सको, वो सब के सब आपकी आर्थिक क्रियाओं के अंदर आता है। क्लियर हो गया? तो उत्पादन अगर आपसे कोई बोले तो यही आएगा, यानी आपका प्रोडक्शन हो, ठीक है, कंजम्पशन हो, उपभोग हो, एक्सचेंज यानी विनिमय हो, आदान प्रदान करना होता ना, विनिमय हो, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट हो, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब यही आएगा। क्लियर है? मैं कुछ इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं, लिखते कहीं पे लिख भी रहा हूं और कहीं पे मैं आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कई बार मैं बोल भी रहा हूँ। बेटा सुन लो कि एक आपके लिए आगे काम आ जाती है, तो कुछ वर्ड आपको पता होने चाहिए। ये नहीं बिल्कुल ही आप इंग्लिश छोड़ दो, थोड़ा बहुत इंग्लिश का पता होना चाहिए। क्लियर ना? उसका नाम पता होना चाहिए कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं। चलो, इसमें जैसे आप धन कमाने के उद्देश्य तो हो नहीं रही है, तो उसका मतलब यहाँ पे दान आएगा, है ना, डोनेशन, चैरिटी करते हैं ना वो। व्यक्तिगत सहायता, आपके मान लो आपने अपने दोस्त की पढ़ाई में मदद कर ली, तो उससे कुछ मांग थोड़े ना लोगे, उसके बदले कुछ लोगे क्या आप? हैं? आपको मुझे लगता है हो भी सर, क्या पता ले भी लो आप, ठीक है, कि मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, चल इसके बदले मुझे क्या ना 2000 रुपए दे, या फिर चल पार्टी दे के। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है बेटा व्यक्तिगत सहायता, मतलब कि आप बिना किसी चीज के, मतलब बिना किसी लालच के उसकी हेल्प कर रहे हो, ऐसा। ठीक है, सामाजिक कल्याण में, है ना, अपना योगदान दे रहे हो बिना किसी प्रतिफल की आशा के, मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी तरफ से स्वयं सेवा कर रहे हो, स्वयं सेवा कर रहे हो, सामाजिक कल्याण में अपना योगदान दे रहे हो, तो वो इस टाइप की एक्टिविटी धन कमाने से संबंधित नहीं है। क्लियर हो गया? देखो मैंने पहला पार्ट आपको बना के दे दिया, पार्ट नंबर 2 में जल्दी लेके आऊंगा, आपके कमेंट्स का भी मैं वेट करूंगा। ठीक है, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।